बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे जो कंसर्न करता है न्यूक्लियर फिज़िक्स के हवाले से। न्यूक्लियर फिज़िक्स में इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा प्रीवियसली डिस्कस करें कि हमने क्या स्टडी किया था। चैप्टर नंबर 19 जो डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स है वो बुनियादी तौर पे हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है। सो नॉर्मली एटॉमिक साइज़ जो है वो 10⁻10 to 10⁻8 लिखा जाता है। तो नॉर्मली ये 10⁻8 सेंटीमीटर या 10⁻10 मीटर की रेंज के अंदर अप्रॉक्सीमेटली अटैच किया जाता है। एटॉमिक फिज़िक्स को अगर हम फर्दर सब डिवाइड करें तो हमारे पास एटम जो है वो दो पार्ट्स के ऊपर होता है। वन इज़ कॉल्ड एटॉमिक न्यूक्लियस जो 10⁻12 सेंटीमीटर या 10⁻14 मीटर के ऑर्डर में होता है, और सेकंड इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो 10⁻16 सेंटीमीटर या 10⁻18 मीटर डायमीटर के अंदर होगा। नाउ दिस न्यूक्लियस इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। वन इज कॉल्ड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस पार्ट से मिलकर बने होते हैं दैट इज नोन एज द क्वार्क पार्टिकल। कोई भी एक प्रोटॉन, कोई भी एक न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के सब पार्टिकल्स कहलाते हैं वो बुनियादी तौर पर 3 क्वार्क्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 19 जो हमने स्टडी किया वो एटॉमिक लेवल के ऊपर था। चैप्टर नंबर 20 जो कि हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका जो बिहेवियर, इसका जो यूज़ है सिस्टम के अंदर, इसका जो इफ़ेक्ट वगैरह है वो हमने डिस्कस किए। चैप्टर 21 में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर और टिल के हमारे पास क्वार्क लेवल जो है वो किस तरह से एडजस्ट होता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कुछ हमें बुनियादी वैल्यूज़ याद रखनी है वो है हमारे पास एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर एक कंप्लीट एटम इलेक्ट्रॉन्स और सेंट्रल न्यूक्लियस के ऊपर मुश्तमिल होता है। अगर इन वैल्यूज़ के हवाले से देखा जाए जो आगे हमें बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल में आएंगी, हमें बहुत सारी जगहों पे हेल्प करेंगी, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास 9.1094 या जिसको आम रूटीन में हम लिखते हैं 9.11 क्रॉस 10⁻31 kg। इसी को अगर हम एटॉमिक मास यूनिट के अंदर लिखें तो ये वैल्यू 0.000549 या 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट के मुश्तमिल होती है। वन एटॉमिक मास यूनिट नॉर्मली हम U के साथ शो करते हैं। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट U इज डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द कार्बन एटॉमिक मास, यानी कार्बन एटम के 12वें हिस्से का वजन जो है उस मास को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। चार्ज के हवाले से इस पे -1.6 क्रॉस 10⁻19 कूलम चार्ज होता है, और अगर हम E = mc² के फॉर्मूले से इसकी एनर्जी को काउंट करें तो एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होती है। सेकंड जो हमारे पास मेन पार्ट है किसी भी एटम का दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास 1.6726 10⁻27 kg जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से 1836.15 टाइम्स ज़्यादा होता है, और एटॉमिक मास यूनिट में इसकी वैल्यू 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट के इक्विवेलेंट है। चार्ज के हवाले से इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जबकि प्रोटॉन के ऊपर यही चार्ज पॉजिटिव होगा। नाउ अगर हम इसकी एनर्जी की बात करें तो mc² फॉर्मूले के तहत हमारे पास एक प्रोटॉन की एनर्जी 938.272 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट है। तीसरा मेन पार्ट किसी भी एटम के अंदर दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से स्लाइटली सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इट इज़ 1.6749 क्रॉस 10⁻27 kg। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन ये 1838.68 टाइम ज़्यादा होता है। एटॉमिक मास यूनिट के हवाले से इसकी वैल्यू 1.00867 एटॉमिक मास यूनिट है, जबकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और एनर्जी के हवाले से इसकी वैल्यू 939.566 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। स्टूडेंट्स ये वैल्यूज़ हमें चैप्टर 21 के अंदर कैलकुलेशंस करने, एग्जांपल्स को सॉल्व करने और न्यूमेरिकल हल करने में हेल्प करेंगी। सेकेंडली ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs हैं
चाहे वो हमारे पास आम बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, हमारे होम टेस्ट हैं, या हमारे पास आगे चलकर एंट्री के एग्ज़ाम्स हैं। तो इन वैल्यूज़ को काइंडली बेहतर तौर पे प्रिपेयर कीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज़ बेसिकली द आइसोटोप। अब आइसोटोप क्या है? आइसोटोप किसी भी एक एलिमेंट के वो पार्ट जिसमें एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो। किसी भी एलिमेंट को हम फिज़िक्स के अंदर डिनोट करते हैं एक्स से, जिसके अपर साइड पे वैल्यू ए नोन एज द मास नंबर और लोअर साइड पे हम सिंबल पुट करते हैं z विच इज नोन एज द चार्ज नंबर। मास नंबर बुनियादी तौर पे हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्विवेलेंट होता है, जबकि चार्ज नंबर सिंपली प्रोटॉन्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। सो अगर हम बात करें व्हाट इज आइसोटोप, तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे एक ही एलिमेंट की ऐसी शक्लें हैं जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। सादा लफ्ज़ों में हैविंग द सेम चार्ज नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। हम एग्जाम्पल के तौर पे सबसे जो हमारे पास सिंपलेस्ट एटम है, हम हाइड्रोजन की एग्जाम्पल लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रिटियम। प्रोटियम में सिंगल एक प्रोटॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं है। ड्यूट्रियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है। हम कह सकते हैं कि प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन है, ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्रिटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो अब चेक कीजिए, तीनों के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी है लेकिन तीनों के अंदर हमारे पास न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे पास 3 फॉर्म्स के अंदर आती है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो इस कार्बन के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद इट इज़ 1 2 3 4 5 एंड 6। सो प्रोटॉन्स आर 6। लेकिन इसी में अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद देखें तो न्यूट्रॉन 2 3 4 5 एंड 6, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर 6। जबकि कार्बन 13 में हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद सेम है लेकिन न्यूट्रॉन 1 2 3 4 5 6 एंड दिस वन जिसको ब्लैक मैन सर्कल किया हुआ है, दिस न्यूट्रॉन इज एक्स्ट्रा। सो इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 7 है जबकि प्रोटॉन हमारे पास 6 है। सिमिलरली कार्बन 14 में प्रोटॉन की तादाद 6 है लेकिन न्यूट्रॉन की तादाद 8 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कार्बन एटम जो है इसके 3 बुनियादी तौर पर 3 आप कह सकते हैं आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। सेम इन दिस वे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें जो कि हमारे पास हवा में 78% तक होती है, तो नाइट्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, नाइट्रोजन 13, नाइट्रोजन 14 एंड नाइट्रोजन 15। इस तरह ऑक्सीजन उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 18। सो हम रिपीट करते हैं, आइसोटोप्स वो एलिमेंट हैं या एक ही एलिमेंट के वो पार्ट्स, वो एटम्स जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। नाउ वी कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अब न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, दैट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। स्टूडेंट ये बात देखी गई कि अगर हम कंप्लीट न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग तौर पे लेके आएँ और उसकी बनिस्बत हम एक कंप्लीट न्यूक्लियस लेके आएँ तो दोनों के मासेस के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यानी अगर हम बात करते हैं लेट्स सपोज कार्बन 612 की, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कार्बन 612, दिस मीन इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद 6 है, इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद भी 6 है। सो इट वाज फाउंड कि अगर हम इसमें 6 + 6 6 और 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम अलहदा से एंटर करें तो इन 12 न्यूक्लियॉन्स का वज़न, इनका मास कंपैरेटिवली ज़्यादा है, जबकि कंप्लीट अगर हम कार्बन 12 6 का एक कंप्लीट न्यूक्लियस ले लेते हैं तो उसका मास कंपैरेटिवली कम है। मास के इस डिफरेंस को हम डेल्टा एम या मास डिफेक्ट का नाम देते हैं। अब ये मास डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होता है,
क्या ये सिर्फ कार्बन के अंदर है, क्या ये सिर्फ हमारे पास हीलियम में है, ये किसी भी एलिमेंट्स में ये पाया जाता है। तो जब इसको डिटेल स्टडी किया गया तो हमें ये पता चला कि ऑलमोस्ट जितने भी न्यूक्लियस हैं, अगर उनमें इंडिविजुअल प्रोटॉन्स, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स का हम नेट मास निकालें और पूरे न्यूक्लियस का नेट मास निकालें तो पूरे न्यूक्लियस का मास कंपैरेटिवली उसके न्यूक्लियॉन्स के थोड़ा सा कम होता है, और इस फ़र्क को हम मास डिफेक्ट का नाम देते हैं। अब इस मास डिफेक्ट में ये डिफेक्ट क्यों आता है? अकॉर्डिंग टू साइंस, जिस वक्त न्यूक्लियॉन्स मिलकर एक एटम की तश्कील करते हैं, एटम बनाते हैं, तो ये मास एक्स्ट्रा एनर्जी की शक्ल में उसमें से खारिज हो जाता है। अगर हम इस एनर्जी को वापस हम न्यूक्लियस के अंदर एंटर कर दें तो हर एटम, हर न्यूक्लियॉन्स अपने अपने पार्ट की एनर्जी लेगा और इस सिस्टम को तोड़ेगा और अलग अलग हो जाएगा। सो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, हमारे पास न्यूक्लियस में से न्यूक्लियॉन्स का थोड़ा थोड़ा मास कम हुआ, वो मास इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी आउट हो गया और तमाम के तमाम न्यूक्लियॉन्स ने मिलकर एक न्यूक्लियस बना दिया। ये जो हमारे पास एनर्जी जो मास से कन्वर्ट हुई और रिलीज हो गई, इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी का नाम देते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसका फॉर्मूला देखें तो डेल्टा एम इज इक्वलेंट टू जेड, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस ए माइनस जेड, यानी कि हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारे पास आ गई ये लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमने वैल्यूज लिखी हैं, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो हमारे पास डिफरेंस आएगा ये मास डिफेक्ट कहलाता है। नाउ दिस वन इज मास ऑफ न्यूक्लियस, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, एंड दिस वन इज जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन। और इन दोनों के दरमियान ये जो फ़र्क है जो हमें तराजू में नज़र आ रहा है, ये फ़र्क हमारे पास मास डिफेक्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मेन थ्योरी कि हमारे पास एनर्जी जो है वो बेसिकली m इंटू सी स्केयर के इक्विवेलेंट होती है। चूँकि हमारे पास इस कैलकुलेशन के अंदर m डेल्टा m के इक्विवेलेंट है, तो अगर हम इस अपर इक्वेशन को सी स्केयर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी फॉर दिस सिचुएशन हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्केयर माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्केयर। तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट का रिलेशन और ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ हीलियम 42। अब यहाँ पे आप देखिए हीलियम 42 से मुराद है कि हमारे पास इसका मास नंबर 4 है, इसका चार्ज नंबर 2 है। दिस मीन इट हैज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन 2 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स के अंदर देखिए कि जिस तरह हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट में वैल्यूज़ दर्ज है, अगर हम कंप्लीट हीलियम न्यूक्लियाई की बात करें तो हीलियम न्यूक्लियाई का मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास स्पेक्ट्रोग्राफ में जो हमें वैल्यू मिलती है दैट इज़ 4.00153, जबकि एज़ कंपेयर टू दिस वन इंडिविजुअल प्रोटॉन, जो दोनों हमारे पास प्रोटॉन है 1.00728 एटॉमिक मास यूनिट, और जो दोनों न्यूट्रॉन्स हैं ईच न्यूट्रॉन इज़ 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट, तो इनका नेट वेट क्या आएगा 4.03188। दिस मीन हमारे पास इंडिविजुअल वैल्यूज़ है 4.03188 एटॉमिक मास यूनिट, और जो हमारे पास नेट वेट आ रहा है पूरे न्यूक्लियस का दैट इज़ 4.00153 एटॉमिक मास यूनिट। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी इट इज़ 0.03035 एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो हमारे पास मास की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ये मास डिफेक्ट कहलाएगा। और अगर
हम यहाँ पे इसकी बाइंडिंग एनर्जी को काउंट करें तो आपके पास 0.03035 एंड 1 एटॉमिक मास यूनिट 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो बाइंडिंग एनर्जी हीलियम एलिमेंट की निकलती है दैट इज 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली। ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है। जिस वक्त हीलियम एटम नेचर में फॉर्मेट होते हैं उस वक्त इतना मास इतनी एनर्जी यहाँ से आउट हो जाती है। अगर आप यही एनर्जी इसको वापस रिटर्न करते हैं तो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई बिखर जाएगा और वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स में अलग अलग हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें इस सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत क्या है। अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल के ऊपर देखें तो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट एटम दैट इज़ H1 हाइड्रोजन का है, जिसका कोई मास डिफेक्ट नहीं है, जिसकी कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। रीज़न उसमें खाली 1 प्रोटॉन होता है। यही अगर हम H2 के ऊपर आ जाएं जिसमें 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है तो ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है विद रिस्पेक्ट टू मास नंबर। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक सिंपल सा ग्राफ जो है वो राइज कर रहा है और ये आयरन के ऊपर जाके हाईएस्ट लेवल पे है, जिसको हम कह सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे हाई है। दिस मीन इट इज़ द मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन नेचर। आयरन हमारे पास नेचर में यूनिवर्स में मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है। इससे जो प्रीवियस एलिमेंट है वो फ्यूजन प्रोसीजर में यूज़ हो सकते हैं, इससे जो हायर एलिमेंट हैं वो फिशन प्रोसीजर के अंदर यूज़ हो सकते हैं। तो इसकी मदद से हम स्टेबल, अनस्टेबल, फिशन या फ्यूजन प्रोसेस में यूज़ होने वाले मुख्तलिफ एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी आर्टिकल को किताब से प्रॉपर्ली पढ़िएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।